जन्मकालीन बुध जिस भाव में भी हो, किसी भी भाव में हो, तो जन्मकालीन बुध के ऊपर से जब गुरु गोचर करेंगे या उससे सप्तम पंचम या नवम से जब गोचर करेंगे गुरु बृहस्पति जी, तो इसमें देखिए दो तरह का फल अपने को मिलेगा। एक तो बुरा देने वाला फल होगा और एक प्रभावी शुभ फल देने वाला होगा। तो सबसे पहले बुरा वाला लिख लीजिए। अगर जन्म कुंडली में अगर जन्म कुंडली में बुध तीसरे भाव में 6 8 12, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें और 12वें भाव में, या शत्रु राशि में, या पाप ग्रह के साथ जुति बना के, या पाप ग्रह से दृष्ट होकर, पाप ग्रह से दृष्ट होकर रहता है, तो बुध जो है माने गोचर में आया हुआ गुरु, ये गुरु और बुध का दोनों का लगभग एक जैसा रिजल्ट आता है। तो आया हुआ माने गोचर अच्छा नहीं जाएगा अगर बुध यहां पे रहेगा। तो आपको याद होगा मैंने एक बात बोला था आप लोगों को कि बुध जिस किसी भाव में भी हो, जिस राशि के साथ हो, उस राशि के माने जिस प्लैनेट के साथ जुति बना के रखा हो, उसके अनुसार ही वो फल देता है। वो गोचर में उतना बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण मतलब ये उठापटक नहीं करता, लेकिन फिर भी स्पेसिफाइड करके मैं कुछ चीजों को आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा लिखते रहिएगा। अब बुध जन्मकालीन बुध के ऊपर से गुजरेगा जब गुरु, या उससे सप्तम या पंचम या नवम भाव से जब गुरु गोचर करेंगे, तो नंबर 1, 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए क्या क्या रिजल्ट आएगा। अगर बुध अकेला हो, बुध अकेला हो और किसी भी ग्रह के प्रभाव में ना हो, प्रभाव में मतलब उस भाव में कोई अगर ग्रह बैठा ना हो, ठीक है, उस भाव में कोई ग्रह के साथ जुति या उस बुध के ऊपर मतलब कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो इत्यादि, अगर वो अकेला है, कंप्लीट अकेला, तो गोचर के वक्त पूरे साल भर उस जातक के लिए गोचर फल क्या क्या होगा। एक, विद्या में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में या दोस्तों से या सगे संबंधियों से क्या कहते हैं लाभ मिलेगा। अगर कोई राइटर वर्ग होंगे जिनको लेखनी के मदद से जो है उनको उनका घर द्वार चलता हो, ऐसे लोगों की अचानक देखिएगा रोजगार में बढ़ोतरी होगी और उनका लेखनी काफी शार्प हो जाएगा, राइटिंग काफी शार्प होगा। और क्या होगा, अकेला रहने से बुध ओरेटर बनता है व्यक्ति। ओरेटर का मतलब होता है माने जो वक्ता, वक्ता जैसे भाषण सुन देने वाले नहीं होते, वक्ता, वो अच्छा वक्ता बना देता है। राजनीति में वक्ता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, या जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुनाते हैं, तो उनकी भाषण में या वक्तव्य में अगर जोश ना हो या मोटिवेशन ना मिले तो फिर उनका चलता नहीं है। और अगर अकेला बुध है, उसके ऊपर से गुरु गोचर कर रहे हैं, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा ओरेटर बनाता है और बहुत अच्छा
मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब वक्तव्य रखने में बहुत मदद करता है, और स्किलफुली, वो स्किल्ड ओरेटर बोलते हैं इसको, और साथ में धन भी देता है। स्किल्ड ओरेटर, इसका जो हिंदी होगा वो आप लोग बना लेना। स्किल्ड मतलब जो दक्ष वक्ता है, तो हिंदी तो वही होगा, दक्ष वक्ता। नंबर 2, बुध गुरु के अगर कोई मित्र ग्रह की प्रभाव में हो, जन्मकालीन बुध अगर गुरु के कोई मित्र ग्रह की प्रभाव में हो, गुरु का मित्र ग्रह जितने हैं, है ना, उनके प्रभाव में अगर बुध हो, तो गुरु की शुभ दृष्टि जिस हिसाब से पड़ेगी, या उनके उनके मित्र की शुभ दृष्टि के प्रभाव जितना पड़ेगा, शुभ दृष्टि की प्रभाव में बुध जितना रहेगा, उतना ही अच्छा फल देगा। यानी प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में शुभ फल मिलेगा पूरे साल भर, क्योंकि गुरु का गोचर 1 साल का होता है। 3 नंबर, हाँ, गुरु के शत्रु ग्रह के प्रभाव में अगर बुध हो और उसके ऊपर से गुरु गोचर कर रहे हो, तब तो शुभ फल नहीं मिलेगा। ये वही 3 6 8 6 8 12 वाला स्थिति बन जाएगा। लेकिन माने अगर 3 अगर वो मिथुन राशि हो, और मिथुन राशि में मतलब बुध बैठा, तो स्वराशि होगा। स्वराशि अगर छठा में वो कन्या राशि हो, तो फिर रिजल्ट शुभ होगा। सर मरकरी 3 राशि में हो और 6 राशि में हो, दोनों में रिजल्ट अच्छा होगा। हाँ, उसमें गोचर में वो अच्छा फल देगा। ऐसे नॉर्मली मतलब 3 6 8 12 तो त्रिक त्रिक वाला जो हिस्सा है, मतलब दुस्थान और त्रिक वाला जो स्थान है, यहां से गोचर में कोई भी शुभ फल, बहुत अच्छा शुभ फल माने नैसर्गिक शुभ ग्रह बहुत अच्छा शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन बुध हाँ का, चूंकि बुध मिथुन राशि का राशि स्वामी है, और कन्या का भी, कन्या मतलब अगर मेष लगन होगा, हाँ तो उसके लिए तीसरा भी तो मिथुन ही, मिथुन लगन, मिथुन राशि होगा, और छठा जो है जी। राशि होगा। ये दोनों बुध का राशि है। तो दोनों में से किसी एक राशि में अगर बुध बैठता है, तो वो तो अपने या तो स्वराशि होगा, या तो मूल त्रिकोण होगा। अगर मिथुन में है तो मतलब स्वराशि में है, अपनी क्षेत्र में है, स्व क्षेत्र में है। और कन्या राशि में अगर है, तो फिर अपनी मूल त्रिकोण में है। तो भाई कोई भी व्यक्ति अपने घर में दबकू किस्म का तो नहीं रहेगा ना, वो अपना पैर पसार के ही तो रहेगा, तो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब शुभ फल देंगे। कहने का मतलब इतना ही। समझ आ चुका है मनीषा जी? जी सर। चलिए, बुध ना दोनों श्रेणियों की ग्रहों से प्रभावित होते हैं। ये दोनों श्रेणियां कौन कौन सी है? एक तो दैविक श्रेणी, दैवी श्रेणी, जैसे कौन कौन सा हो गया, मान लीजिए गुरु हो गए, है ना, माने इत्यादि इत्यादि दैवी श्रेणी। जैसे जन्म कुंडली में मान लीजिए गुरु
जो देवी देवी शनि को भी देवता बोले जाते हैं, राहु को भी देवता बोले जाते हैं ना, राहु देव, क्योंकि वो ऑलरेडी अमृत पी चुके हैं। ठीक है, तो ये दैवी श्रेणी में, लेकिन आसुरी श्रेणी में आता है शुक्राचार्य। दैवी होने के बावजूद भी वो आसुरिक है। आसुरिक मतलब देवता का उल्टा, माने विपरीत धर्मी क्या है? असुर। तो असुर मतलब शब्द को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी ग्रह हैं, जैसे राहु केतु शुक्र इत्यादि, ये सब एक श्रेणी में, इस श्रेणी में भी बुध का रिजल्ट अच्छा आता है। माने बुध का किसी से वैरी भाव नहीं है, कहने का मतलब इतना ही है। सिर्फ बुध चंद्र से वैरी भाव रखता है, याद रखना। तो इसलिए बुध का गोचर में उतना, लास्ट बार भी मैंने बोला था जब बुध का गोचर अलग से पढ़ा रहा था, तो उस समय भी मैंने बोला था कि बुध का गोचर उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन बुध के ऊपर से गुरु जब माने गोचर करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट आएंगे। हो गया। आगे, जन्मकालीन गुरु के ऊपर गुरु की अब ये क्या बोलते हैं, गोचर। तो जन्मकालीन गुरु जहां बैठे होंगे, मान लीजिए किसी एक भाव, एक राशि में तो बैठे होंगे, वहां से पंचम सप्तम और नवम राशि में भी जब गोचर करेंगे गुरु का, तो वो तीनों ये सारे इफेक्टेड होंगे। तो जन्मस्थ राशि माने जन्मकालीन जो गुरु है जहां, उसके ऊपर से गोचर या उसके नवम पंचम और सप्तम भाव में ये गुरु अगर मतलब दुस्थान में बैठा गुरु हो, तो वो फल देने में असमर्थ होता है, वो खराब फल देता है। यहां पे वही सेम लैंग्वेज लिख लेना, जैसे पाप ग्रह से युति बना के रखा हो, पाप ग्रह के द्वारा अदृष्ट हो, शत्रु राशि में हो, या शनि तथा राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी हो। अगर मान लो धनु राशि है, धनु राशि में अगर शनि बैठ गया, तो उसका राशि स्वामी भी तो वो गुरु है, तो गुरु फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है उसके ऊपर गुजरते समय भी। ये गुरु का बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि हम लोग मेजरली 3 ग्रह की गोचर अधिकतर देखते हैं, याद रखना। नॉर्मली छोटे छोटे ग्रह की गोचर, एक किसी का 1 महीना, किसी का 1 दिन 2 दिन, है ना, 1.25 दिन चंद्रमा का। एक मान लो अगर डेली ट्रांजिट देखेंगे तो 1 महीना आपका ट्रांजिट में 1 महीना इफेक्ट देने वाला एक राशि को सूर्य होता है, और बाकी सब वही 2-3 महीना 4 महीना के अंदर अंदर सब आ जाते हैं। बट ये मेजॉरली जो इफेक्ट करते हैं वो है राहु केतु। राहु केतु 1.5 साल का होता है, और शनि 2.5 साल का होता है, और गुरु 1 साल का होता है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण, मतलब उसमें से भी आप केतु का गोचर को उतना नहीं भी ये करोगे, डिकोड करोगे, फिर भी चल जाएगा। बट ये 3 बेसिक, शनि, आपका गुरु और राहु, ये 3 को गोचर, 3 का गोचर आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देता है आपकी इवेंट होने में या नहीं होने में, घटनाएं घटने में या नहीं घटने में, याद रखना। तो इसलिए गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु कहां कहां से गोचर में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं वो मैंने लिखवा दिया, 3, 6, 8, 12 नॉर्मल माने दुस्थान और त्रिक। अच्छा, उसके अलावा अगर कहीं शनि या राहु अगर किसी राशि का, जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी अगर स्वयं गुरु हो जाए तो भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मतलब ये सब केसेस में गुरु का गोचर शुभ फलदायी नहीं होता है। फिर दोबारा बता देता हूं,
क्योंकि ये बहुत माने जनरली क्या होता है हमारे दिमाग में एक बात हमेशा माने वो तो डाला हुआ है ना कि गुरु एक नैसर्गिक शुभ फलदायक ग्रह है, तो गोचर में भी शुभ फल देंगे। ये नो अनुज भाई, यस सर। ये है ना, सही बात है सर। ये हमारे दिमाग जी में जी डाला सर। हुआ है ना। यस सर, डाला हुआ सर ये। हाँ, तो लेकिन गुरु का गोचर में सबसे बुरा प्रभाव आता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। जी सर। चलो लिख लो, फिर दोबारा एक बार सुन लो, बाकी लिख लेना बाद में भी। 3, 6, 8, 12 ये भाव से जब गुजरेंगे, मतलब अगर जन्म कुंडली में ये बैठा हो, जन्म कुंडली में गुरु अगर 3 में, तीसरा राशि में, छठा राशि में, 8वां राशि में, या 8वां भाव में, या 12वें भाव में अगर बैठा हो, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा गोचर का गुरु, जब गुरु माने गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे। दूसरा, जन्म कुंडली में अगर गुरु शत्रु राशि में बैठा है, पाप ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, या पाप ग्रह उसके ऊपर दृष्टि दे रहे हो, या शनि अथवा राहु जिस राशि में बैठे हो उस राशि का अगर स्वामी स्वयं गुरु हो, तो गोचर के ऊपर, मतलब जब जन्म कुंडली का गुरु के ऊपर गोचर वाला गुरु आएंगे, या उससे पंचम, सप्तम और नवम भाव से गोचर करेंगे, तो गुरु एकदम से बेकार और अशुभ फल देंगे। बहुत ध्यान से लिख लेना, एक भी वर्ड, एक भी मतलब चेंज मत करना। अच्छा, क्या क्या रिजल्ट होगा, शुभ फल मतलब अशुभ फल कौन कौन सा जनरली मिलता है। जनरली जैसे धननाश हो गया, मतलब राजदंड पाना, ठीक है, संतान आदि से कष्ट, मतलब हर तरीके का अनिष्ट। मैं एक जनरलाइज, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। इसका विपरीत लिख लीजिए, जन्म कुंडली का गुरु अगर शुभ है, जन्म कुंडली का गुरु अगर शुभ है, उच्च नवांश में है, या शुभ ग्रह के साथ युति, शुभ ग्रह के साथ दृष्ट होकर बैठा हो, और गुरु के ऊपर से गोचरकालीन गुरु जब आएंगे, तो फिर शुभ फल मिलेगा। क्लियर हुआ सबको। यानी कि सर अगर बोलो। वो अशुभ राशि में बैठा हुआ है गुरु और अशुभ जगह बैठा हुआ है या राशि में, तो वो अशुभ फल देगा। हाँ, अगर शुभ राशि में बैठा हुआ है और शुभ केंद्र त्रिकोण बैठा हुआ है, तो वो शुभ फल देगा, यानी कि जी गोचर हाँ, में लेकिन अगर गुरु। लेकिन याद रखना, मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, केंद्र त्रिकोण, मान लो मेष लगन की कुंडली है, जी तो आपका त्रिकोण कौन सा है, एक तो मेष हो गया, सिंह हो गया और धनु हो गया। जी मान लीजिए शनि आपका धनु में बैठा है, जी राहु बैठा है मान लीजिए आपका पंचम सिंह राशि में। जी ओके, तो जी सर। अब देखो धनु राशि, माने धनु राशि में जहां पे बैठा है उसका राशि स्वामी कौन है, गुरु। गुरु स्वयं है। तो और मान जी लो आपका वो एकदम गुरु, जन्मकालीन गुरु बैठा है मेष में ही, जी लगन में ओके, ही। मेष में ही बैठा है, तो जी त्रिकोणपति है ना, त्रिकोणपति है, जी त्रिकोण में बैठा भी है ना। जी लेकिन जी लेकिन देखो वो उसके पंचम, सप्तम और नवम में देखो राहु और शनि है, और शनि जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी गुरु स्वयं है। तो मान लो अगर मेष मेष में जहां गुरु बैठा है उसके ऊपर से मेष जब मतलब अभी गुजरा था ना पिछले साल, अभी हाँ तो जी जी 20 में सर। चला गया,
तो जो वृक्ष में, हाँ जी। हाँ, जिनका जिनका गुजरा है ना, अगर ऐसा किसी का कंडीशन है, वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, पूरा साल भर वो तंग आ गए होंगे। जी सर। बात समझे? तो जी सर, समझ गए जी। हाँ, लेकिन क्या है, अगर वही, चूंकि गुरु मान लो वहां पे बैठा है, तो त्रिकोण का स्वामी होने से कुछ तो बेनिफिट मिलता ही उसको, है ना? मान लो, यूं समझ लो, सिंपल, अनुज, माने इस चीज को समझ लेना। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, एक्सीडेंट होना है उसको, ठीक है, लेकिन वो जी। जो एकदम, क्या बोलते हैं, अरे जो बड़का रेसर बाइकिंग होता है ना, जिसमें बहुत पैंट फैंट ऐसे लगा रहता है, मतलब ताकि जी वो सर। 10 बार लुढ़ के तो भी मरेगा नहीं, है ना? जी। तो ये प्रोटेक्शन मिलेगा गुरु गुरु को, और कुछ नहीं। ये ठीक। प्रोटेक्शन मिलेगा। हो सकता है कि वो 100% अशुभ फल ना देके 70% अशुभ फल देगा, 75% देगा। ठीक है क्लियर? सर। जी सर। चलो आगे। अब जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से जब गुरु गोचर करेंगे, या उसके सप्तम, या उसके पंचम, या उसके नवम भाव के ऊपर से जब गुरु गोचर करेंगे, जेनरली ये अच्छे फल देते हैं, क्योंकि मतलब एक कहावत है कि दोनों गुरु आपस में कभी लड़ते नहीं है। बात समझे? दैत्य गुरु और देव गुरु, दोनों गुरु आपस में लड़ते नहीं है, जी सर। तो जेनरली अच्छा फल मिलता है। लेकिन हम थोड़ा स्पेसिफाइड कर देना चाहेंगे, अगर शुक्र जन्म कुंडली में बहुत शक्तिशाली हो, जैसे गुरु जन्म कुंडली में शक्तिशाली किस किस भाव में होते हैं बताओ तो, याद है क्या? सर पूछ एक तो लो। मीन में, एक तो सर मीन में हो जाएगा सर, उच्च का हो जाएगा सर, वहाँ पे शक्तिशाली हो जाएगा सर। सर फोर्थ सेकंड में हाउस में होगा, अच्छा हो जाएगा सेकंड, सर। सेकंड में, हम समझ गए। फोर्थ हाउस में दिग्बली हो जाएगा। हाँ, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ जी। एंड 12, ठीक लिख है। लो। जन्म कुंडली में अगर सेकेंड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सेवेंथ में हो, नाइन्थ में हो, या 12th में हो, जी। तो फिर बहुत ही शुभ फल मिलेगा। परंतु शुक्र अगर जन्म कुंडली में इसके अलावा बाकी तो और भाव है, वहां पे अगर बैठ जाए, मान लो थर्ड हाउस में बैठ गया, जी। 8th हाउस में बैठ गया, और उसके ऊपर से गुरु गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा जानो? तर्क युद्ध, जानते हो तर्क युद्ध? तर्क युद्ध जानते हो नहीं सर। क्या? सर वाद विवाद सर। वाद विवाद मतलब, माने दो विद्वानों में अनबन पैदा हो जाना। ये बोलेगा ठीक। मैं सही हूं, वो बोलेगा मैं सही हूं। ठीक ठीक। है? ठीक है सर। ईगो का लड़ाई स्टार्ट होगा। और क्या होगा? राज कर्मचारियों से मतलब अनबनी बनेगी, अनबन हो जाएगा। अच्छा, वहां क्या जी होता सर। है, ईगो होने की वजह से ना कृच्छ साधन की भावनाएं पैदा हो जाती है। तो कृच्छ साधन का मतलब है चलो मैं और ध्यान करता हूं, तो उसमें क्या है ना कि फिर ध्यान का मतलब कृच्छ साधन के मार्ग जब आपने अपना लिया है, यानी सुख और भोग में कमी आएगी, है ना? सुख और भोग में कमी आएगी। और क्या होगा? पत्नी की तकलीफ,
और क्या बोलते हैं, व्यापार वगैरह में जो है ना, धंधा में कमी आएगी। ओके, अगला शनि, जन्मकालीन शनि के ऊपर से जब गोचर करेंगे, आप अनुज बताओ तो ये इसमें क्या रिजल्ट हम लोग अनुमान कर सकते हैं। सर इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो उसके जो कर्म है ना उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी सर। नहीं माने ये तो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, गुरु के ऊपर गुरु जब बोले हमने तो फिर बहुत खराब रिजल्ट मिला। बट शनि सर इसमें नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी शनि, जन्मकालीन शनि के ऊपर से या उससे पंचम सप्तम नवम से जब गोचर करेंगे गुरु, तो अच्छा फल करेंगे। जी ठीक है, शुभ फल देंगे। हाँ, इसमें कुछ स्पेसिफाइड मैटर है, वो मैं बोल दे रहा हूं। स्पेसिफाइड कुछ तो मैटर होता ही है, क्योंकि जन्म कुंडली को छोड़ के तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं ना। जी सर। जन्म कुंडली में अगर शनि लग्न भाव में, सेकेंड भाव में, थर्ड भाव में, छठा भाव में, सप्तम, अष्टम, दसम तथा एकादश भाव में अगर जन्म कुंडली में शनि प्रथम भाव, प्रथम माने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स, सेवेंथ, एट, 10 एंड 11 भाव में अगर बैठा है, तो जानते हो वो सात सप्त डींगा अगर डूबा हुआ धन भी होगा ना, वो उठ के आएगा। तो यानी सर बढ़िया होगा एक तरीके से सर ये तो। माने वो कहानी में होता है ना, एक राजा था, एक व्यापारी था, बहुत बड़ा वाणिज्य करने के लिए गया था, उसके सप्त डींगा डूब गया, है ना। लेकिन जी अगर सर। शनि यहां से गुजर जाए, ये माने शनि के ऊपर से गुरु अगर गोचर जाए, और अगर शनि जन्म कुंडल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेवन, सिक्स, एट, फिर 10 और 11th में अगर बैठ जाए ना, तो वो डूबा हुआ सप्तडींगा भी उठ के घर आ जाएगा। इतना अच्छा शुभ फल देते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके तो वो दृष्टि का भी यही असर होगा सर। हाँ दृष्टि भी वही आ जाएगी सर, दृष्टि भी वही असर हाँ करेगी हाँ, सर। दृष्टि, अब यहाँ पे कोई ये नहीं है, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। ठीक है। ठीक। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, मतलब गुरु का गोचर में अगर गुरु माने इसका क्या बोलते हैं, शनि के ऊपर अगर और किसी पाप ग्रह की कोई अगर संपर्क बने, जैसे राहु के साथ बैठ गया हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बाकी किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमि की प्राप्ति, है ना, माने मान सम्मान इत्यादि बहुत कुछ, जितना अच्छा अच्छा लिख सकते हो लिख लो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम लोग गोचर इस तरह से पढ़ रहे हैं, माने जन्मकालीन कुंडली के हिसाब से गोचरकालीन कुंडली जब पढ़ रहे हैं, तो उसमें दोनों जगह पे जब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर करते हैं ना, तो तीन चीज का खास ख्याल रखना। मैं थोड़ा दिखा देता हूं, थोड़ा सा समझ लो, ताकि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। जैसे मानो ये एक कुंडली है। ओके, अब इसको मैं आजकल गोचर कुंडली भी मान सकता हूं आजकल, और इसको मैं मान लेता हूं लगन कुंडली, और गोचर एक दो दिन का बाद का निकल देता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, या एक साल के बाद का निकल देते हैं। अब देखो, यहां असेंडेंट कौन सा है, ये मिथुन लग्न की कुंडली बनी। ठीक है, और गुरु कहां है अभी, 12 हाउस में।
याद रखना, राशि राशेस, राशि राशेस, भाव भावेश, संप्रीति, युति और दृष्टि, ये सब तो मायने रखता ही रखता है। ये सब तो छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते हैं। जन्मस्थ माने ग्रहों की किस भाव में अधिष्ठान, कहां पे बैठे हैं, और उनके साथ राशेष, राशेष का मतलब होता है राशि स्वामी, भावेश का मतलब होता है भाव का स्वामी। उनके किनके साथ कौन से प्लैनेट की क्या रिलेशन बन रहा है, वो तो आपको एकदम पूरा ढूंढ के निकलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी आप देखो। लेकिन जब इसके गोचर देखोगे, अब यहीं से आपको मेजरली पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जब गोचर यहां से होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा। यह चीज ना प्रैक्टिस के दौरान आता है। इसलिए आप लोगों से बार बार मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं आज भी कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करो। जो है ना, जिसका तिसका कुंडली मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेके ना उसके लाइफ के जो मेजर पार्ट है, मेजर इवेंट्स है, उनके साथ आप उसको ना फीट करने की कोशिश करो कि इतना साल में, इस उम्र में क्या गोचर में था, उसकी दशा क्या था, है ना। ये इन सारी चीजों का प्लीज थोड़ा सा आप लोग अध्ययन करो। और क्योंकि अभी क्लास कंटिन्यू है, गोचर जब तक खत्म नहीं हो तब तक तो क्लास कंटिन्यू है। हो सकता है कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ लेना।